10th पास कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है, 12th पास कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है, ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश, ऐश नहीं है। आईएएस बनने के बाद भी ऐश नहीं है। आईएएस बनने के बाद भी ऐश नहीं है। आपके हिसाब से आईएएस बनना ज्यादा मुश्किल है या आईएएस बने रहना ज्यादा मुश्किल है? कोचिंग्स भी एक बिजनेस बन गई हैं। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत हजारों बड़ा करोड़ का बिजनेस बिजनेस है। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या है जो एस्पिरेंट्स करते हैं? उनमें लो फीलिंग आ जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फेल होने का डर आ जाता है, उसके बाद डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद तैयारियां छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एस्पिरेंट के लिए? कि आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं करेंगे तो रैंडम हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं है कि एक दिन आप 24 घंटे पढ़ लिए और 4 दिन सोते रहे, वो हार्डवर्क नहीं हुआ। मेंस की प्रिपरेशन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक द मेंस। क्या दिल्ली में बेहतर मॉक इंटरव्यूज होते हैं बाकी सब जगह के कंपैरिजन में? डेफिनेटली मैं बोलता हूँ होते हैं। कहा जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस? पावर को तो आप भूल ही जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिए। मैं ये कहूँगा पावर तो इसलिए है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है वो पूरी हो पाए। लक और हार्डवर्क का क्या रेशियो होता है जब कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है? तो 80-20। अगर आपको यूपीएससी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी किया है, माउंटेन। व्हाट इज द मोस्ट नॉन आईएएस टाइप ऑफ थिंग अबाउट यू? मैं अभी भी पढ़ता हूँ। एनीथिंग यू वांट टू से टू द एस्पिरेंट्स? बड़ा सारा सपना देखो, उस सपने को अचीव करने के लिए अच्छी प्लानिंग करो, डेली उसके बारे में सोचते रहो, उसके टुवर्ड्स काम करते रहो, आपका सपना जरूर पूरा होगा। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, इसे कैसे क्रैक करें? क्या सिर्फ ये टॉपर्स की बस की बात है या एवरेज स्टूडेंट भी इसमें कमाल कर सकते हैं? आपने, आपके जानने में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एग्जाम देने की सोची होगी या फिर शायद ये एग्जाम दिया भी होगा। आज का ये पॉडकास्ट हर एक एस्पिरेंट के लिए एक गाइड है। इसे आपको सिर्फ देखना नहीं है, इसे शेयर भी करना है अपने सभी जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, उनके घर वालों के साथ, क्योंकि आज आपको जो गाइडेंस मिलनी है वो यहीं मिलेगी, इसी पॉडकास्ट में मिलेगी और बहुत आसानी से मिलेगी। आज हमारे स्टूडियो में हैं आईएएस सज्जन यादव जी, जो आपको बताएंगे हाउ टू स्केल माउंट यूपीएससी। इनकी ये बुक 10 रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहें आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरी बुक आसानी से समझनी है तो आप ये पॉडकास्ट देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम सर। थैंक यू आने के लिए, अपना समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि यूपीएससी एक ऐसा ड्रीम है जो बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटा सा बच्चा होता है उन्हें लगता है मेरा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर आईएएस बनेगी। तो जब इंसान इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करे तो जरूरी होना चाहिए कि ये उसका खुद का ड्रीम हो, या अगर आपके माँ बाप भी चाहते हैं तो भी आप एक बार इसमें जूझ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे के लिए बुक साइन कर दो, मेरा बच्चा करना चाहता है, क्या मैं उसको ला सकता हूँ आपके पास, कुछ आप गाइडेंस दे देंगे, कुछ उसको बता दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई और सिविल सर्वेंट बने, डेफिनेटली। और दूसरा, मैंने एक बुक में भी लिखा है कि ये जो जर्नी है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, ये पूरी फैमिली की जर्नी है। क्यों है पूरी फैमिली की? एक तो पूरी फैमिली के सपने जुड़े होते हैं, हर कोई चाहता है, बच्चा भी चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा बने, स्केल करे माउंट यूपीएससी को। दूसरा, जर्नी बहुत लंबी है। जर्नी आप देखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा एक अटेम्प्ट में लग जाता है, फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट आने तक 1.25 साल के करीब समय लगता है। उतना और इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है, इसलिए मैंने इसको माउंट यूपीएससी बोला, क्योंकि सिलेबस है वो है माउंट एवरेस्ट के बराबर, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर। तो इतना सारा बच्चों में स्ट्रेस होता है, इतना सारा उनको चिंता होती है, इतना सारा वो सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो एक फीलिंग रहती है कि फेल हो जाने की। तो इतना बड़ा कंपटीशन होता है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और आईएएस में कितने बनते हैं? 150 बच्चे आईएएस सेलेक्ट होते हैं। चलिए आईपीएस मिला लीजिए और 100 बच्चे हो गए। 250 बच्चे 12 लाख में से 0.0001% सक्सेस रेट है। तो इसलिए पूरी फैमिली को एक साथ ये चढ़ाई करनी है, तभी माउंट यूपीएससी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। और आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज अपनी बुक में भी शेयर की हैं, और मैंने जब वो बुक पढ़ी मुझे ऐसा लगा कि
ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, आपको पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। जो आपकी पहली स्टोरी थी, मुझे वही पढ़ के लगा, उसके हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे कि मुझे ऐसा लगा कि उनसे ज्यादा तो उनके हस्बैंड को श्रेय जाना चाहिए कि वो पुश करते रहे कि करते रहिए। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, आप मिन्नू पीएम की बात कर रही हैं। मिन्नू पीएम अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बिना कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सबसे पहले तो उसके अपने इन लॉज को मनाना था, उसके हस्बैंड के पेरेंट्स को मनाना था कि वो महिला, वो लड़की जिसके ऊपर इतना बड़ा बोझ है, उसको अपना बच्चा भी देखना है, उसको अपना घर भी देखना है, अपने इन लॉज का काम भी देखना है और नौकरी भी करनी है। अगर वो अचानक बोले कि नहीं, मैं ये सब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो उसके इन लॉज ही बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये क्या इस टाइम में कर रहे हो, तुम्हारा हो गया, बच्चे का ध्यान रखो। ये कॉमन हमारा स्टेटमेंट होता है घरों में कि अरे तुमने जो करना था कर लिया, अब तो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ध्यान रखो। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, उसने उसको पूरा सपोर्ट किया, चाहे अपने माता पिता को मनाने में किया हो, चाहे बच्चे का ध्यान रखने में किया हो, चाहे सोशल गैदरिंग में अकेले जाके किया हो, चाहे उसको लगातार मोटिवेट करके किया हो। और आप देखेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे कि जब उसका फाइनल अटैम्प्ट था जिसमें वो सेलेक्ट हुई, तो वो बहुत ही असमंजस में थी कि दूं या नहीं दूं। आंखों में आंसू थे, हाथ में एडवर्टीजमेंट था यूपीएससी का, और उसने उससे पूछा कि चेतन, मैं दूं क्या करूं? तो उसने फिर हाथ पकड़ के उसका कहा कि एक अटेम्प्ट लास्ट वाला मेरे लिए दे लो प्लीज़। तब जाके वो उसने डिसीजन लिया कि मेरे को देना है। तो इतना, मतलब जब तक इतना बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं हो, लगातार मोटिवेट फैमिली नहीं करे, तब तक चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोग भी अभी इस असमंजस में हैं कि आपको यूपीएससी देना है या नहीं देना है, आपको ये बुक एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपके सामने आएंगी और हो सकता है उसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि यार एक अटेम्प्ट तो देकर देखते हैं, पता तो चले हम कितने पानी में हैं। क्योंकि ऑनेस्टली मेरा कोई प्लान नहीं है यूपीएससी देने का, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा क्या मुझे भी एक बार देना चाहिए था, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सर, इसके अलावा एक चीज़ है कि इंटरनेट आ गया है। आप लोगों ने जब प्रिपरेशन की थी तब इंटरनेट नहीं था, आजकल के बच्चों के लिए इंटरनेट आ चुका है जिसपे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। लेकिन आपने जब प्रिपरेशन की और आप अब की प्रिपरेशन देखते हैं, आपको क्या लगता है, एक इंटरनेट एक एडेड बेनिफिट है या फिर वो एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है जो आ गया है? दोनों चीज़ें हैं, देखिए, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, मैं जब था तो कुछ इंटरनेट तब तक आया ही नहीं था, एटलीस्ट हमारे पास तो नहीं आया था। मैं एक छोटे से शहर हरियाणा में, हिसार में हॉस्टल में तैयारी करता था, और उस समय तैयारी एक तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल थी। सिंपल इस सेंस में थी कि आपको एक लिस्ट ऑफ बुक्स ले ली किसी सीनियर से जिन्होंने जो तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेक्शन हो गया है, और सिलेबस के हिसाब से स्ट्रिक्टली वही बुक पढ़ के हम लोग क्लियर कर गए थे। लेकिन आज की तारीख में इतना सारा ज्ञान बट रहा है चारों तरफ, चाहे वो यूट्यूब ले लीजिए, चाहे इंटरनेट में वैसे ले लीजिए जनरल, या कोचिंग सेंटर्स ले लीजिए, इतना ज्ञान है, इतनी ज़्यादा किताबें हैं जो बच्चे को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो इवन मेरी बेटी सोच रही है तैयारी करने की, लेकिन वो भी इतना सारा देख के कि अरे इतनी सारी किताबें हैं, इतना सारा है, कैसे करूँ? तो उसके लिए बहुत सीधा तरीका है। इंटरनेट अच्छा भी है, अच्छा इन द सेंस कि अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो कोई कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे गाइडेंस है पूरी की पूरी, उससे आप कर सकते हैं। तो ये एक सिंप्लिसिटी, आपको किसी के पास नहीं जाना है, कोचिंग सेंटर नहीं जाना है, दोस्त से नहीं पूछना है, और आप इंटरनेट या यूट्यूब की मदद से पूरा सिलेबस, पूरा टिप्स जो तैयारी करने की हैं, पूरे अच्छे लेक्चर्स। बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर पढ़ लिया, या किसी को दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है कि आप एक सी में हैं, समुद्र में हैं, जहाँ चारों तरफ किताबें हैं, चारों तरफ स्टडी मटेरियल है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रिक्टली सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। केवल एनसीईआरटी बुक प्लस एक टॉपिक पे एक किताब पढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत कुछ पढ़ेंगे तो मैंने कहा ना, पहाड़ जैसा सिलेबस है, फिर तो आपको सालों साल लग जाएंगे और शायद सक्सेस नहीं मिले। लेकिन टारगेटेड वे में पढ़ेंगे तो इंटरनेट अच्छा भी है, लेकिन इंटरनेट में डूब के नहीं रहें, यूट्यूब ही नहीं देखते रहें। दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, फोकस्ड वे में करना पड़ेगा, और इंटरनेट की जो अच्छाइयाँ हैं, यूट्यूब की जो अच्छाइयाँ हैं, उसको भी लेना पड़ेगा, उसका एडवांटेज हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात से मुझे दो बातें पूछनी है। सबसे पहले, जैसे आपने मेंशन किया कि कोचिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आजकल का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो चुका है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लिए,
पेरेंट्स का भी, दोस्तों का भी, जितने लोग मेंटर बनते हैं, सबका कहना होता है कि सबसे बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर लो, जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिसके वहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, चुपचाप तुम जाके वहाँ एडमिशन ले लो और उनके ऊपर निर्भर हो जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और वो फैक्चुअल बात है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि वैसे बोल रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोचिंग, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है, अगर आपको चीज़ें ज़्यादातर अपने आप ही समझ में आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल कोचिंग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, एक तो पैसा ख़राब होता है, बहुत पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं होता, उधार मांग के पैसा देते हैं, ब्याज पे उठा के पैसा देते हैं। दूसरा, कोचिंग सेंटर में समय बहुत ख़राब होता है, एक आने जाने में समय ख़राब होगा, चाहे मेट्रो से जाओ, बस से जाओ, कहीं भी जाओ। दूसरा, उसमें क्लास में जो चीज़ आप सेल्फ स्टडी में 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, क्लास में 45 मिनट लग जाएंगे उसको पढ़ने में। इसलिए इसमें मेरी बुक में भी आप देखेंगे कि जो हैं, इसमें से अंजलि शर्मा ने जो सिक्किम में बैठ के तैयारी की और उसने इंटरनेट की मदद से तैयारी की, उसने बिल्कुल कहीं कोचिंग नहीं ली। उसके बाद भरत सिंह ने भी बहुत कम कोचिंग ली, श्रुति शर्मा ने कोचिंग ली, लेकिन सबने ये बताया बहुत समय ख़राब होता है, कोचिंग में नहीं जाना चाहिए, वो सेम जोक सुनाते हैं, सेम टाइम ख़राब करते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो सेलेक्टेड जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप जा सकते हैं, या फिर आपको टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी कोचिंग सेंटर की। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ है, चाहे मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, चाहे एसे राइटिंग प्रैक्टिस है, इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको एक ऊपर से मेंटर होता है, गाइड होता है, बता देता है कि आंसर राइटिंग में ये कमियां हैं, इसको इस तरह से ठीक करो, जो आप सेल्फ स्टडी से भी, टॉपर्स के आंसर शीट से भी जान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, थोड़ा समय है, तो डेली कोचिंग सेंटर तो फिर भी मत जाइए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या कोई थोड़ा लेक्चर्स जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं वो कर लीजिए। अच्छा सर, उसी के साथ, क्योंकि यूपीएससी इतना प्रेस्टिजियस पेपर है, इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, आपको नहीं लगता है उसी की वजह से अब कोचिंग्स भी एक बिजनेस बन गई हैं? बहुत बड़ा बिजनेस, हजारों करोड़ का बिजनेस है। क्योंकि उसके साथ देखिए, जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग वाला तो आपका एडमिशन ले ही लेगा, डेफिनेटली ले लेगा। आजकल तो ऑनलाइन को में भी ले लेते हैं एडमिशन, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। वो तो देखिए प्रोडक्ट्स हैं, वो तो कमर्शलाइजेशन है। कोचिंग भी एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बना दिए हैं। पूरा कोचिंग ले लो, 12वीं के बाद से ही शुरू कर दो, ग्रेजुएशन के बाद से शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज़ ले लो, मॉक इंटरव्यू करा लो, तो बहुत सारा उसने आई वुड से प्रोडक्टाइजेशन कर दिया है कोचिंग का। तो डेफिनेटली उस चक्कर में नहीं पड़े बच्चे तो बहुत अच्छा है। अगर वो खुद ही, मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे टॉपर्स की आंसर शीट्स अवेलेबल हैं, आपको कीज़, आंसर कीज़ अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर फोकस्ड वे में लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको रिज़ल्ट और अच्छा आएगा, इसके बजाय कि आप कोचिंग में जाएं, वहाँ टाइम ख़राब करें, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। और कोचिंग सेंटर्स में भी क्या हो रहा है, लोगों ने मेरे को बताया कि एक लेक्चर हॉल में 1500 बच्चे हैं, एक लेक्चर हॉल में 2500 बच्चे हैं, वहाँ सामने टीचर ही नहीं दिखता है। अगर टीचर ही नहीं दिख रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको टीवी स्क्रीन पे देखना है तो कोचिंग सेंटर पे बैठ के क्यों टीवी स्क्रीन देखना है? फिर तो आप घर पे बैठ के देखिए। सही बात है। और उसी के साथ बीच में बहुत ऐसी खबरें भी आई थी कि जब कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है तो कोचिंग वाले उस बच्चे से कहते हैं, लो तुम इतने पैसे ले लो और तुम ये कह देना कि तुम हमारी कोचिंग से पढ़ते थे। देखिए, ये तो खैर हो सकता है, ऐसा तो 12th फेल मूवी में भी दिखाया गया था। हाँ। लेकिन एक बात जो बहुत सब जानते हैं वो ये है कि कोचिंग सेंटर्स मॉक इंटरव्यू फ्री में करवाते हैं, और उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि जो उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू में चला जाता है सोच के कि मैं तो फ्री में मिल रहा है, मेरे को मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का, गाइडेंस लेने का, तो फिर उस बच्चे का फ़ोटो तो वो बिल्कुल अधिकार के साथ अखबार में फ्रंट पेज पे छापते हैं। और आप देखेंगे जब रिज़ल्ट आता है तो चाहे एक कोचिंग सेंटर किसी का छापेगा, 10 कोचिंग सेंटर सेम बच्चे का बोलेंगे ये हमारे यहाँ पढ़ा, ये हमारे यहाँ पढ़ा। अरे बच्चे के 10 पार्ट थोड़ी थे, जो एक पार्ट जाके एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, दूसरा दूसरे में पढ़ रहा था। लेकिन बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए
और उसमें सक्सेस परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। देखिए यूपीएससी 2 से 3 गुना लोगों को बुलाता है, तो हर 2 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन तय है। उनको भी पता है कि सिलेक्शन इनमें से 2 में से 1 बच्चे का होगा ही, इसलिए वो बुला बुला के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ मॉक इंटरव्यू दो, मॉक इंटरव्यू दो, ताकि बाद में मार्केटिंग कर पाएँ। उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने वहाँ पढ़ाई नहीं की होती है, केवल मैक्सिमम मॉक इंटरव्यू के लिए एक बार गए होंगे। तो आपको झांसे में नहीं फंसना है, आपको पढ़ाई पहले खुद ही से स्टार्ट करनी है, पहले एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको कितनी ज़रूरत है। अच्छा, यूपीएससी के अलावा इतने सारे प्रोफेशंस हैं हमारी कंट्री में, और अगर हम पैसे के तौर पर माने तो इससे ज़्यादा कमाने वाले प्रोफेशंस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कमाने वाले प्रोफेशंस हैं। आपको क्यों लगता है इतना प्रेस्टिजियस बना दिया? मतलब एक टाइम पे हम कहते थे ना कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन उसके बाद भी जो चार्म, जो पागलपन और जो सनक होती है लोगों के अंदर, एस्पिरेंट्स के अंदर सिविल सर्विसेज को लेकर, वो अनमैचेबल है। आपको क्या लगता है क्यों है ऐसा? देखिए क्यों, एक तो हमारा सोशल सिस्टम ऐसा ही है। मैंने भी कैसे तैयारी शुरू की, मैं तो हरियाणा से हूँ, तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि कोई ज़्यादा कुछ अपने आप को बन के दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ अपना ज्ञान बांट रहा है, तो लोग कहते थे क्या डीसी लग रहा है क्या तू या गांव में बोलते हैं कलेक्टर लग गया क्या तू तो ऑब्वियसली कलेक्टर या डीसी को लोग बहुत अच्छा ऊँचा दर्जा समाज में है, और वो दोनों तरीके से। देखिए एक तो आप मान के चलते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज एक छोटा सा बच्चा जो केवल 24-25 साल का है, 26 साल का है, उस बच्चे को पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मिल जाती है इस सर्विस में। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मतलब कितने सारे 35-40 डिपार्टमेंट के हेड उसको रिपोर्ट करते हैं। सारी गवर्नमेंट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियन से भी डील करना है, मीडिया से भी डील करना है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्वर है। आप देखें किसी को गांव में कोई दिक्कत है, नहर में पानी नहीं आ रहा है या बिजली नहीं आ रही है, बिजली का मीटर नहीं लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लैंड डिस्प्यूट हो गया है, तो बोलेंगे चलो डीसी के यहाँ चलते हैं, कलेक्टर के यहाँ चलते हैं, और कलेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। तीसरा जॉब सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखें कि इतना ज़्यादा आपको कैनवस इतनी कम एज में केवल इस सर्विस में ही आईएएस में मिल सकता है। जहाँ पे आप चाहें कि मेरे ज़िले में एजुकेशन इम्प्रूव हो, मेरे ज़िले में हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हो, तो आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। इतना आपको किसी भी कॉर्पोरेट जॉब आप ले लीजिए, दूसरा जॉब ले लीजिए, तो चाहे वो सोशल स्टेटस की बात है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन की बात है अपने जॉब सेटिस्फेक्शन की, चाहे वो पब्लिक की सेवा की बात है, तीनों की जितनी अपॉर्चुनिटी आईएएस में अभी हमारे देश में है उतना अनमैच्ड है, किसी और प्रोफेशन में नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आईएएस बने, बच्चा आईपीएस बने। डेफिनेटली तो तुरंत आप बॉस बन जाते हैं, भले छोटे एरिया के बने। यस, और फिर वो कैनवास बढ़ता जाता है। हाँ। क्योंकि वो इतना स्ट्रक्चर्ड सर्विस है कि आप एसडीएम से शुरू करते हैं, फिर डीएम बन गए या डीसी बन गए हैं, उसके बाद में आप स्टेट हेडक्वार्टर में चले गए जहां आप डायरेक्टर, एक पूरा डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं या पूरे 2-3 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फिर भारत सरकार आ गए तो पूरे देश एक कैनवास है जिसके लिए आप काम करते हैं। तो ये कैनवास बड़ा होता जाता है, डे 1 से ही बहुत बड़ा मिलता है और विस्तार उसका होता रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं, काम करने के मौके बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह का जॉब सेटिस्फैक्शन किसी सर्विस में नहीं है, और इस तरह का सोशल स्टेटस भी नहीं है। वो उसी से आता है कि आपका समाज में क्या आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और अमूमन कितना समय लग जाता है एक डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल पहुंचने में ऑन एन एवरेज? डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल तो देखिए डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे आना चाहते हैं। तो मैं एक बार समझा देता हूँ। आईएएस में जाने के बाद 2 साल आपकी ट्रेनिंग होती है। 1 साल डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होती है, 1 साल आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, जो मसूरी में हमारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 साल की नौकरी के बाद आप एसडीएम बनते हैं, वो भी 2 साल के लिए होता है। और 4 साल की जॉब के बाद बहुत से स्टेट में डीएम, डीसी या जो कलेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो वहाँ से 4 साल के बाद भारत सरकार लगभग लोग आते हैं 12-13 साल की सर्विस के बाद। तो 10 साल आपको फील्ड में रहना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने को मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और लोग याद भी अपना डीसी वाला टेन्योर ही रखते हैं। आप किसी भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से भी पूछ लो कि सर आपका कौन सा पीरियड सबसे अच्छा था, कब आपने कौन सा काम आपको याद है आपने अच्छा किया, तो वो फिर घूम फिर के अपना वो कलेक्टर के डीसी वाले दिन ही याद करेगा कि मैं जब उस ज़िले में डीसी था मैंने ये वाला अच्छा काम किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि डीसी
से लेके, जिले से लेके भारत सरकार पहुंचने में करीब 10 साल लगते हैं। लेकिन भारत सरकार चॉइस पे लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग के तो काडर अलॉट हो जाते हैं, स्टेट अलॉट हो जाते हैं। तो जिसको भारत सरकार में काम करना है, मर्जी है, वो ही नॉर्मली भारत सरकार में जाता है। और भारत सरकार में अलग अलग लेवल पे जाते हैं। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है निहारिका। हमारा सिस्टम है कि आप फील्ड में काम करो, उसके बाद आप पॉलिसी लेवल पे जिले, स्टेट में या भारत सरकार में सीखिए पॉलिसी बनाना, फिर आप आके फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए। तो हम लोग ज़िले में रहते हैं, स्टेट हेडक्वार्टर जाते हैं, भारत सरकार जाते हैं, फिर वापस स्टेट हेडक्वार्टर आ जाते हैं, फिर थोड़े दिन काम करके फिर भारत सरकार दूसरे लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भारत सरकार सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा मिक्स है कि आप फील्ड के इनपुट्स, फील्ड की आपकी नॉलेज, फील्ड के एक्सपीरियंस को पॉलिसी में कैसे घुसा सकते हैं, जिससे कि पूरे देश को उसका फ़ायदा हो सकता है। आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि लग रहा होगा यार आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए तो फिर मज़े ही मज़े, ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन हम बेसिक्स से शुरू करते हैं कि बनना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन में एनरोल हो गई हूँ और मुझे एकदम से किसी ने बोल दिया, माँ बाप ने मोटिवेट कर दिया, या हो सकता है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोच रही हो कि यार मैं यूपीएससी का पेपर देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे करूँ? हो सकता है मैं अपने स्कूल में टॉपर हूँ लेकिन फिर भी मैं यूपीएससी के लिए करेक्ट फिट ना हूँ, और हो सकता है मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ लेकिन हो सकता है पेपर निकाल लूँ। तो सेल्फ एनालिसिस कैसे करें कि आप यूपीएससी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आपको सेल्फ एनालिसिस अपने एकेडमिक रिकॉर्ड से नहीं करना है। ओके। जब आप फैसला करने जा रहे हैं कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम दूं, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो, आपके मार्क्स कुछ भी आए हों, आपने कोई भी स्ट्रीम में पढ़ाई की हो, उससे असेस मत करिए। आप असेस करिए कि आप में जुनून है कि नहीं है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है कि नहीं है। वो जुनून, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोसेस बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर जुनून नहीं है तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने जुनून का एनालिसिस करिए कि क्या आप में इतना जुनून है कि आप दिन में 14 घंटे पढ़ पाएंगे लगातार 1 साल तक। क्या आप में इतना जुनून है कि आप ये पहाड़ सा सिलेबस पढ़ पाएंगे। क्या इतना जुनून है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, वो पढ़ पाएंगे। उतना आप स्टडी हैं, उतना आप में जान है, उतना आप में स्टील के आप बने हुए हैं, इसीलिए स्टील फ्रेम है इंडिया का सिविल सर्विसेज। तो आप एनालिसिस उससे करिए कि आपका सपना है कि नहीं। अगर आपका सपना नहीं है तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे इतनी लंबी जर्नी में, लेकिन आपका सपना है कि आपको बनना है, तो आप उससे एनालिसिस करिए। तो फिर अगर आप एनालाइज कर लेते हैं कि नहीं, मेरे को यही जॉब करनी है, मेरा सपना ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का है, उसके बाद आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और आप डेफिनेटली क्लियर भी करेंगे। तो ये नहीं सोचें कि मेरा तो बहुत जस्ट 70% मार्क्स आए थे 10th में, या मेरे तो 12th में 80% ही आए थे, इसमें तो 100% वाले बनते हैं, मेरा तो गोल्ड मेडल नहीं आया था, मैं तो मीडियोकर कॉलेज में स्टूडेंट था। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हों, चाहे आप कैसे भी पढ़ाई में रहे हों, लेकिन आप में अगर जुनून है तो आप बन जाएंगे। एंड बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी मार्कशीट्स भी शेयर करी थी सोशल मीडिया पे, जहां वो आपको मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है तो एक बार ट्राई करके देख लो, आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके बहुत आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रहे, बट फिर भी उन्होंने बने। बहुत ऐसे भी हैं जो अपने फील्ड में बिल्कुल टॉपर ही रहे लगातार, वो भी बने। पर पूरा मिक्स है। तो इसलिए मैंने कहा वो आपको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, डिफाइन करता है आपका जुनून कितना है। ओके। और मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने अगले आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल जब तक यूपीएससी नहीं निकलता है तब तक मैं अपने आप को झोंक के रखूंगी। ठीक है। सो व्हाट शुड बी माय रोड मैप? मुझे स्टार्ट कैसे करना है, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए? यस, तो सबसे पहले पढ़ाई जहाँ से स्टार्ट करनी है ना, वो 50 साल से 100 साल से सेमी माइलस्टोन है जहाँ से लोग शुरू करते हैं। हाँ। और वो है एनसीईआरटी की बुक्स। सो आपको पढ़ाई हमेशा एनसीईआरटी की बुक से शुरू करनी है, जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, और उसमें सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है या क्लास 11 12th में पढ़ा है, तो आप
क्लास 11-12 की NCERT की बुक से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, वो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप 7th 8th 6th 7th 8th से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिक्स, बहुत ही वेरी बेसिक से आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें लगभग हर सब्जेक्ट की NCERT आपको पढ़नी है। चाहे फिर से बताऊंगा, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो सारी की सारी NCERT बुक्स एक बार पढ़ डालिए, या तो 9th 10th की या फिर 11th 12th की। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बेस है। दूसरा बेस आपका बनता है न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर, कोई भी जो आपकी पसंद का न्यूज़पेपर हो, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, कौन से न्यूज़पेपर्स? आजकल जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से न्यूज़पेपर हैं वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ये दो लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनका बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर पेज बहुत अच्छा आता है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो करंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये दो आपके हो गए स्टैंडर्ड चीज़ें, वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद जब आपका इतना बेस बन जाता है, नींव मजबूत हो जाती है, तब आप एडिशनल नॉलेज के लिए आगे बढ़ें। उसमें आप स्कैन कर लें, चाहे तो वो पुराने सक्सेसफुल कैंडिडेट की बुक लिस्ट है, या कोई आपका मेंटोर है, या हो सकता है कोचिंग में आप जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे मैक्स टू मैक्स एक किताब आपको पढ़नी है। कुछ किताबें बहुत कॉमन है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की आजकल बहुत कॉमनली लोग पढ़ते हैं, अच्छी भी बुक है, लोगों ने बताया, तो वो पढ़नी चाहिए। दूसरा, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये हो गया जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दूसरा इसमें मंत्र है रिवीजन करना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक और बात बताऊंगा कि केवल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। सिलेबस को बिल्कुल रट लेना है, सामने चिपका लेना है, उसमें जो टॉपिक हैं उसी को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ही खूब बड़ा है। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ज़्यादा पढ़ने की बजाय जितना आता है वो अच्छे से आना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। और फिर मंत्र आता है कि खूब सारे टेस्ट देने हैं, अपने आप को असेस करना है कि मॉक टेस्ट दिया, असेसमेंट किया, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो फिर खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप इन सब चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो अगला पड़ाव आता है मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो लेकिन ये तभी शुरू करें जब आप 4-5 रिवीजन कर चुके हों, आप सिलेबस पूरा कर चुके हों, आप प्रीलिम के हिसाब से मॉक टेस्ट देके अपने आप को बार बार असेस कर चुके हों, फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये आपके स्टेप्स रहेंगे। ठीक है। और मिनिमम कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी का पेपर निकालना है तो? ये देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है। मैं ये मानता हूँ कि आपको कम से कम भी 11-12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो बहुत बच्चे हैं जो 14 घंटे भी पढ़ते हैं, 13-14 आवर्स भी पढ़ते हैं, पर मैं मानता हूं कि क्योंकि लंबा प्रोसेस है, बर्नआउट नहीं होना है, क्योंकि आप अदरवाइज तो बीच में छोड़ के भी जा सकते हैं जब आपको बहुत टफ लगने लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि एग्ज़ाम कितनी दूर है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी ये है कि अगर एग्ज़ाम दूर है तो आप 10 घंटे लगातार पढ़ें, 9 से 10 घंटे पढ़ें। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो थोड़ा आगे बढ़ा दें, 11 घंटे 12 घंटे। बहुत ही एग्ज़ाम पास है तो हो सकता है 13-14 घंटे भी दिन में पढ़ना पड़े, पर कंसिस्टेंटली पढ़िए। ये नहीं कि बीच में बहुत सारा गैप आ गया, पढ़े ही नहीं, यहाँ चले गए वहाँ चले गए। एम हमेशा सामने रहना चाहिए और लगातार डेली उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा अगर कोई ये सोचे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या फिर जॉब करते हुए यूपीएससी निकाल पाए। नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोई विरला होगा जो कर लेगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नहीं होगा। देखिए, छोड़ना पड़ेगा। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो आपने अर्जुन की स्टोरी सुनी है ना, चिड़िया की आँख को क्लियर दिखनी चाहिए। अर्जुन को उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने बोला था टेस्ट लेने के लिए, आपको सबको पता है कि सामने चिड़िया है, पेड़ पे आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी थी जिसमें तीर मारना था। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इतना फोकस्ड होना पड़ेगा कि बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टाइम 2-3 साल छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने भी जब तैयारी की थी तो कम से कम 5-6 महीने और कुछ मत करिए, केवल उसी में झोंकना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो मुश्किल होता है।
सर हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। आप लोगों के टाइम पे हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस कम हो, आज के टाइम में तो सोशल मीडिया भी है, इंटरनेट भी है, Yes. उसके बाद आपके दोस्त यार हैं, सब आसपास रहते हैं, फ़ोन्स आ चुके हैं, आपका फ़ोन नहीं तो आपके Yes. भाई बहन का फ़ोन। क्या हाँ। सब कुछ डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते के साथ ही? मेरे को लगता है यस, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। जो फेसबुक, इंस्टा, रील्स वील्स वाला है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। दूसरा, यूट्यूब ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट के लिए यूट्यूब में से जुड़ना है, कुछ पूछना है या कोई इंटरनेट से कुछ जानकारी लेनी है, वो ठीक है। लेकिन बाकी ये वाले मीडिया, सोशल मीडिया को टोटली डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। फ़ोन का बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। दोस्त बहुत लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कई सारे, जैसे नॉर्मली होता है बच्चों के, हमारे भी हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, आज उसके साथ डिनर है, आज इसके साथ जाना है, आज उससे मिलना है। ये सब आपके दोस्त तो बाद में भी बन जाएंगे, अगर अभी छूट गए तो बाद में भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी आपको बहुत कम लिमिटेड फ्रेंड जो आपको सपोर्ट करते हों, जो आपको डिमोरलाइज नहीं करते हों, उन एक दो दोस्तों के साथ ही टच में रहिए। और एक दो दोस्त तो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि बीच में डिप्रेशन होता है, लो फीलिंग होती है, फेल होने का डर होता है, तो ऐसे होना चाहिए शेयरिंग के लिए फैमिली में या फ्रेंड में। तो बिल्कुल टोटली लोनली नहीं होना है, टोटली कट ऑफ नहीं होना है, बट बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स, बहुत लिमिटेड यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड फ़ोन, एंड अदरवाइज कट ऑफ सोशली। मगर आपने बात बहुत सही की, दोस्त भी तो वही होगा जो समझे कि आप इतना बड़ा स्ट्रगल करने जा रहे हो, इतनी मेहनत करने जा रहे हो। बिल्कुल, वो तो वापस आ जाएंगे, वो तो सपोर्ट करेंगे। जो अच्छे दोस्त हैं बोलेंगे हाँ यार तू पढ़ ले, उसको बताते ही नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो आपको नीचे खींचना चाहेगा वो बताएगा अरे हम तो जा रहे हैं मूवी देखने, हम तो क्लब जा रहे हैं, हम तो पार्टी करने जा रहे हैं, हम तो वहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रैकिंग जा रहे हैं। तो वो आपको, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जेलसी भी होती है कि अरे ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो दोस्त बहुत सोच समझ के रखने चाहिए इस ड्यूरेशन में। और उसी के साथ आपने अपनी बुक में भी बताया है कि एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा गया बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल। तो अब जब इंसान अपना सोशल मीडिया बंद कर देगा, ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तब फिर क्या करें? नहीं, उसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, उसकी ट्रिक ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इंटरव्यू उसी के चारों तरफ घूमता है। अगर उसमें आपने लिख दिया है कि आपकी हॉबी है फिल्म अप्रिसिएशन, तो आपसे फिल्मों पे सवाल पूछेंगे, तो आपको इंटरव्यू में तैयारी करके जानी है, क्योंकि बहुत लंबा समय मिलता है। आजकल तो मेंस हो जाते हैं अगस्त सितंबर में, और इंटरव्यू जाके जनवरी फेब में होते हैं, 5-6 महीने मिलते हैं। उस समय आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है, चाहे जिसने स्पोर्ट्स भरा है तो स्पोर्ट्स पे पूछेंगे। तो ऐसे रैंडमली हर एक से फिल्म के सवाल नहीं पूछते हैं। या जो एक आपको याद होगा भरत का ना, भरत का उन्होंने शुरू किया था कि तुम्हारा नाम भरत है कि भारत है। हाँ। तो देखिए, इंटरव्यू में ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन निकलते हैं। उसने कहा मेरा नाम भरत है, फिर उन्होंने बोला कि एक कोई एक्टर हैं जो अपना नाम फिल्मों में भारत रखते थे, तो उससे बात कनेक्ट होके आगे चलती है, पर हर एक से नहीं पूछते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या है जो एस्पिरेंट्स करते हैं? गलती क्या है, मतलब एक तो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि कंपटीशन से डर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ना, वो उनमें लो फीलिंग आ जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फेल होने का डर आ जाता है, तो वो उसके बाद डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद तैयारियां छोड़ देते हैं। एक गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और वैसे टॉपिक में ज़्यादा समय लगाते हैं जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसमें पढ़ा हो बुक में, भरत सिंह ने वर्ल्ड हिस्ट्री और क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे बहुत समय लगा दिया, जबकि उससे क्वेश्चन बहुत कम यूजुअली बहुत कम आते हैं। तो ये तैयारी बहुत स्ट्रेटजी के साथ होती है, ऐसे रैंडमली नहीं है कि हमने किताबें इकट्ठी की और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, कौन सा स्कोरिंग पार्ट है उसमें ज़्यादा समय देना है, कौन सा लेस स्कोरिंग है, तो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। तीसरी गलती करते हैं, ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं चारों तरफ से। कोई बच्चे स्पेशली राजेंद्र नगर, करोल बाग में रहते हैं, वहाँ हर जगह ज्ञान बंटता है। किताब की दुकान पे गए वहाँ ज्ञान बंटेगा, पार्क में घूमने गए वहाँ ज्ञान बंटेगा, कहीं टपरी पे चाय पीने गए वहाँ ज्ञान बंट रहा होगा। तो वो जहाँ तहाँ से ज्ञान नहीं लेना है, बिल्कुल अपना जैसे तांगे का घोड़ा होता है, अपनी आंखें बंद करके सीधा एक डायरेक्शन में चलता है, तो वैसे ही लेना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, लेकिन धीरे 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 करके वो सारा जोश ठंडा पड़ने लगता है।
दूसरी चीज़, जो इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है कि वो ग्रेजुएट हो गया हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। तो ऐसे में जब आप अपने दोस्तों को देखते हो कि आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके बढ़िया बढ़िया पैकेजेस लग रहे हैं, आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, फलाने की शादी हो गई है, तो उस पूरे समय में अपने आप को उस फोमो से निकालना कि आप, एक तो आपका कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई दोस्त नहीं बचे हैं, दूसरा आप कंटिन्यूसली डिप्रेस होते जा रहे हो, क्योंकि कई बार लोग पूछ रहे थे अच्छा इस साल भी नहीं निकला, अच्छा फिर प्रिपेयर करोगे। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, उससे इंसान कैसे बैटल करे और उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखे। यस, ये बिल्कुल आपने सही कहा और मैं खुद भुगत चुका हूँ। मैंने जब तैयारी की थी तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, तो मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स ज्वाइन करके फिर पढ़ाई नहीं की, लेकिन तैयारी में शुरू कर दिया था। और ये मैंने खुद देखा कि वो जो 2-3 साल लग गए मेरे को तैयारी में, तो मेरे दोस्तों का मास्टर्स ख़त्म हो गया, कुछ की जॉब भी लग गई, तो मेरे दिमाग में भी ये था कि अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत लोग बच्चों के साथ होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। उस समय आपको कंटिन्यूअसली अपने आप का वो को मोटिवेट करना पड़ेगा, वो अपना सपना, अपना जुनून, अपना वो याद करना पड़ेगा कि आप क्यों सर्विस में जा रहे थे, क्यों आप आईएएस और आईपीएस बनना चाह रहे थे। तीसरा, उसमें आपको कुछ मोटिवेटिंग चीज़ रखनी पड़ेगी अपने पास। क्या मोटिवेटिंग चीज़ है? कुछ लोग मोटिवेटिंग स्टोरीज पढ़ते हैं, कुछ लोग, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे मेरी बुक में जो स्टोरी है, लोगों का 3-3, 4-4 अटेम्प्ट में हुआ है, और वो आपको ये स्टोरी प्रेरणा देती रहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस साल हो गए, बाकी लोग आगे निकल गए, पर मैं तो एक जंप लगाऊंगा तो इन सब से कहीं आगे निकल जाऊंगा। ये कहाँ पे पहुँचे हैं, ये तो छोटा जंप है ना, ये तो मेरी छलांग जब पूरी होगी तो मैं इनसे कहीं आगे पहुंचूंगा। या कोई ऐसी फिल्म होती है, इसमें मिन्नू पीएम है जो एक फ़िल्म देखती थी जब उनको डिप्रेशन होता था, एक कलेक्टर की कहानी पे फिल्म थी जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करता है, तो उससे वो वापस मोटिवेट हो जाती थी। तो और एक कोई फैमिली मेम्बर जो आपको लगातार आपको बताता रहे। इसमें अगर भरत की स्टोरी पढ़ेंगे, उसकी मदर जो उमा, जो कि एक डोमेस्टिक हेल्प थी, वो उसको बार बार मोटिवेट करती थी, नहीं बेटा तेरे में पोटेंशियल है, तू कर पाएगा। तो ऐसा कोई ना कोई एंकर आपको चाहिए, चाहे वो कहानियाँ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, और अपने आप को बार बार रीएश्योर करना है, अपने आप को बार बार वापस सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने सपने को याद करना है, तो आप फिर वापस जुट जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है एस्पिरेंट के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क, और हार्डवर्क से कंसिस्टेंसी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं करेंगे तो रैंडम हार्डवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक दिन आप 24 घंटे पढ़ लिए और 4 दिन सोते रहे, वो हार्डवर्क नहीं हुआ। सो हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्राइम इम्पॉर्टेंट है हार्डवर्क। दूसरा है कंसिस्टेंसी। थर्ड है, देखिए इंटेलिजेंस में बच्चों में बहुत फ़र्क होता नहीं है, इंटेलिजेंट सारे ही इंटेलिजेंट होते हैं अपने अपने फील्ड में। जिसको ये सपना है, जिसको ये जुनून है, वो कर पाएगा। इंटेलिजेंस का मैं कहूँगा कि इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस हमको करनी नहीं होती है, बहुत कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज और सीसेट भी है, वो सब ऑलमोस्ट 10th 12th लेवल के होते हैं। तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है हार्ड वर्किंग लोगों की, जो कंसिस्टेंटली लगे रहें, मतलब आई विल से जो घिस्सू टाइप लोग हैं वो बन सकते हैं। और एक ये बात भी बहुत चलती है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हाँ। और बहुत लोग होते हैं जो रट्टाफिकेशन करते हैं। ये वर्ड मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत सुना है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते थे जो पूरा पूरा ऐसे याद करके चले आते थे। तो आपके हिसाब से क्या यूपीएससी के लिए रट्टाफिकेशन बहुत जरूरी है? रट्टाफिकेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। हाँ। आपको एक ऐसे कर लिया या एक चैप्टर रट लिया, जो हमारे स्कूल या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी कुछ रट्टा से चल जाता है, क्योंकि एक दिन एक पेपर देना है और थोड़ा सा ही सिलेबस है। इसमें रट्टा तो नहीं चलेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा, मेमोराइज करना। मेमोराइज भी इंपॉर्टेंट है, रट्टा भी लगेगा। आपको हिस्ट्री याद करनी है, डेट्स याद करनी है, पीरियड्स याद करने हैं, तो हो सकता है रटना भी पड़े। कुछ लोग उसको अच्छे से जो है माइंड मैप से, फ्लो डायग्राम से,
टेक्निक्स हैं उनसे भी करते हैं, लेकिन सिंपल रेटाफिकेशन नहीं चलेगा। किसी जगह चल जाएगा, होल सोल नहीं चल नहीं नहीं चलेगा ही नहीं, आपका अच्छा, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं नहीं। होगा, केवल रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा चीज़ को। ठीक है। उसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर कोई अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करे तो वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यस। या जो स्कोरिंग ट्रेंड चला आ रहा है, आप पिछले कुछ एग्जाम्स देख लीजिए, या फिर आपके बैकग्राउंड पर बेस्ड होना चाहिए कि अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लें, या आर्ट्स के हैं, किस तरीके से चूज करें? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि आपके बहुत सारे मार्क्स इस पे डिपेंडेंट हैं। आपकी सिलेक्शन होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा तो रैंक क्या मिलेगी, वो सब ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत डिपेंडेंट होता है। तो सब्जेक्ट की चॉइस में मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, क्योंकि आजकल एक ही ऑप्शनल है, हमारे टाइम तो 2 होते थे। तो अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं है। कई बार आप कर लेते हैं, ट्रेंड ही होता है कोई सब्जेक्ट, उसमें ग्रेजुएशन कर ली लेकिन मन नहीं है, या उस समय डिसीजन की इतना पता नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर ली। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है इंटरेस्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसको ही लेना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ है। अगर उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है तो उसको मत लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लो। दूसरा, लोग ये फैक्टर देखते हैं कि उसका ओवरलैप कहीं और से है कि नहीं है सब्जेक्ट का, क्योंकि जैसे मैंने कहा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका ओवरलैप जीएस के किसी ना किसी पेपर से होता है, थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हिस्ट्री जिसने लिया ऑप्शनल, तो हिस्ट्री इतना सारा आपके जनरल स्टडीज़ में भी आता है। पॉल साइंस लिया तो पॉल साइंस जनरल स्टडीज़ में भी आता है। तो लोग उस हिसाब से भी जो उसका ओवरलैप है, ताकि कम पढ़ना पड़े, 2 चीज़ का तैयारी एक ही बार में हो जाए। पर वापस आते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपने वो ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि नहीं है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली लोग ये एनालाइज करते हैं कि वो अभी हाल में स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है कि नहीं रहा है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपने कभी पढ़ाई नहीं की, तो कितना भी स्कोरिंग वो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको अपने सबसे पहले इंटरेस्ट से ही जाना चाहिए। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। यस, इस एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, 1994-5 जिस समय आपने प्रिपेयर किया था और कट टू 2025, आपके हिसाब से प्रेपरेशन कितनी चेंज हुई है? बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, क्योंकि एक तो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज हो गया है। हमारे समय में, जैसे मैंने कहा कि इवन प्रीलिम्स में भी जनरल स्टडीज़ के साथ एक ऑप्शनल की पढ़ाई करनी पड़ती थी। आजकल प्रीलिम्स में केवल जनरल स्टडीज़ ही आता है। हमारे समय में CSET नहीं होता था, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैथ्स आता है। तो ये एक और चैलेंज है बच्चों के लिए कि CSET हालांकि क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है, और ख़ासकर आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको मैथ्स में, रीजनिंग में एक चैलेंज होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि चेंज हो गया है। हालांकि एक ऑप्शनल हट गया, बट CSET आ गया तो उसके अपने चैलेंजेस आ गए। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट देने होते थे, तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा सिलेबस होता है एक ऑप्शनल का, तो इतने बड़े बड़े 2 होते थे। तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। अब वो एक ही ऑप्शनल रह गया तो आसान हो गया, लेकिन एथिक्स पेपर जुड़ गया, जो हमारे टाइम में नहीं होता था। ऐसे 2 लिखने पड़ते हैं, हमारे समय में एक ही ऐसे लिखना होता था। तो कुछ चीज़ें सरल हुई हैं उस समय के मुकाबले, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, और जो चीज़ें मुश्किल हुई हैं उसमें CSET है। आजकल लोग बोलते हैं वो तो GMAT और CAT की तरह हो गया है, CSET इतना मुश्किल होने लग गया है। और दूसरा एथिक्स पेपर है, जिसमें कि थोड़ा अच्छी किताबें भी नहीं हैं एथिक्स पेपर में, और थोड़ा कंसेप्चुअली अलग है, तो वो एक चैलेंज बच्चों के लिए होता है। और एस्पिरेंट्स में कितना बदलाव आया? आपने बदलाव देखा है पिछले कुछ सालों में? एस्पिरेंट्स में देखिए, नंबर्स में बहुत बदलाव आ गया। मैंने दिया था तब 3.5 लाख देते थे, अब करीब 12 लाख देते हैं। तो एक उसमें आ गया। दूसरा, बच्चे जो हैं हिंटरलैंड्स के, रूरल एरिया के, लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत ज़्यादा बच्चे आ भी रहे हैं, अपीयर भी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक वो वैलिडेशन भी है हमारे सिस्टम का कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कितना रोबस्ट है, कितना ट्रांसपेरेंट है। आपने इसमें पढ़ा होगा भरत सिंह की स्टोरी में, जो कि मेरी अपनी डोमेस्टिक हेल्प का बेटा है, जो हमारे बंगलों के साथ में सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, वो बच्चा IAS ऑफिसर बन गया है।
तो कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्लास का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी पढ़ाई की हो, जिसने कहीं पे भी पढ़ाई की हो, देश के रिमोट कॉर्नर में अंजलि शर्मा ने पढ़ाई की सिक्किम में, वो भी आईएएस ऑफिसर बन गई। तो ये सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट है, इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको देता है। ठीक है, जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए तो क्या उसी के साथ मेंस की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर एकदम फोकस रहना चाहिए प्रीलिम्स पर? नहीं, देखिए मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। आपने प्रीलिम क्लियर भी कर लिया तो आपको केवल आजकल 2 महीने मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए। मेंस बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो आप जब तैयारी करते हैं, इनिशियली एक राउंड आप प्रीलिम फोकस ही करिए, क्योंकि उसमें शुरू में तो ये ज़रूरी है कि प्रीलिम पास हो, नहीं तो मेंस की तैयारी करने का क्या फ़ायदा है, प्रीलिम से पास नहीं हुआ तो। लेकिन उसके बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि आप मेंस की भी तैयारी करें। जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है, जनरल स्टडीज़ का तो कॉमन सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेन है, एक्सेप्ट पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, और ऑप्शनल ऐड हो जाता है, ऐसे ऐड हो जाता है मेंस में। तो आपको साथ साथ थोड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, साथ साथ थोड़ा एथिक्स वाला पेपर भी देखना है, और थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों साइमल्टेनियसली ही करने चाहिए। केवल प्रीलिम पे ही फोकस करेंगे प्रीलिम होने तक, फिर मेंस को पकड़ेंगे तो आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। और मेंस की प्रिपरेशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कुछ टिप्स देनी हो एस्पिरेंट्स को? मेंस की प्रिपरेशन का बेसिक टिप है राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि सिलेबस तो आपने प्रीलिम्स में कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है प्रीलिम्स, तो उसमें आपने पूरा ज्ञान ले लिया, पूरा सिलेबस आपको याद है। लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है मेंस में, वो चैलेंज है, क्योंकि मेंस तो सब्जेक्टिव है, लोग आंसर लिखने हैं, डायग्राम लिखने हैं, मैप्स बनाने हैं, तो उस तरह का अलग चीज़ है। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप फिर वापस रिवाइज करेंगे, और जितने आप टॉपर्स के क्वेश्चन देखेंगे आजकल, या मार्केट में वो आइडियल क्वेश्चन, मॉडल आंसर्स भी आए हुए हैं, मॉडल आंसर्स देखेंगे, उनसे अपना आंसर कंपेयर करेंगे, पिछले टॉपर्स से कंपेयर करेंगे, फिर वापस लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द की टू क्रैक द मेंस। अच्छा, जब कोई ऐसे लिखता है, कोई भी टॉपिक होता है, जैसे कि आपने भी बुक में मेंशन किया है कि लोग कोट्स भी डालते हैं, बहुत सारे लोग रिलेटेड शायरियाँ भी लिख देते हैं, आपको लगता है इनके इसका एड ऑन इफेक्ट होता है, या उससे आपका आंसर और अच्छा हो जाता है? नहीं, कोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायरी तो नहीं कहूँगा। हाँ, मतलब जिस तरीके से कोट जो उसके रेलेवेंट कोट जो है, जो टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बड़े वेग आते हैं आजकल, जो है ना, कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप बताएं तो? वो कुछ भी आ जाता है, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं कि, लेकिन बहुत सारे वेग टॉपिक आते हैं, उसमें आपको स्टार्ट कोट से करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर कोट से आप स्टार्ट नहीं करते हैं, बीच में भी कोट करते हैं तो बहुत अच्छा, पर ऐसे को पूरा ठीक से कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, कहीं से भी तो शुरू करके एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, एक गुड बिगनिंग विद ए कोट, ए गुड इंट्रोडक्शन, फिर आपका लॉजिकल वे में 5, 6, 7, 8 जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और फिर उसका एक प्रॉपर अच्छा सा कंक्लूजन। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोग ये करते हैं कि बहुत सारे रेलेवेंट कोट्स का एक पूरा बैंक बना के रखते हैं, मैं कहूँगा, एक पूरा उनको जोड़ के रखते हैं, और उनको याद करते हैं, रटते भी हैं, ताकि सही समय पे सही टॉपिक के हिसाब से कोट याद आ जाए उसको। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए कोई एक टॉपिक आया है जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, तो बहुत अप्रोचेस होती हैं आंसर लिखने की, बहुत सारे लोग वो पॉइंटर्स एक एक करके मेंशन करके, जैसे कि आपने अपनी बुक में करा है, आपने पहले सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और उसके बाद एक एक को आपने इन डिटेल एक्सप्लेन किया। इज इट द राइट वे टू गो, या आप एक एक टॉपिक एक एक करके उठाएं और साथ में एक्सप्लेन करते चले जाएं? लिखने के टाइम, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, देखिए उस समय आपको दोनों चीज़ में बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना लिख सकते हो गिवन टाइम में। दूसरा, उस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा कम लिखेंगे, और वो अगर 10 नंबर का है तो ज़्यादा लिखेंगे, ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा। तीसरा, उसमें जितना ज़्यादा बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, पूरी कहानी फॉर्म में नहीं लिखना। आजकल जो सिस्टम है या जो ट्रेंड है वो है कि पूरा डिटेल में कहानी नहीं लिखनी है कि क्या है, उसको बुलेट पॉइंट में आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर भी बुलेट पॉइंट पढ़े, हाँ हाँ उसको भी
की होता है कि क्या क्या वर्ड होने चाहिए आंसर में, क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो और लोग बहुत अच्छे से उसको अंडरलाइन करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट कलर से लिखते हैं और अच्छे से उसका फ्लो डायग्राम है या उसका मैप है या चार्ट है वो बना के देते हैं अच्छे से। तो वो पेपर में ज़्यादा स्कोरिंग होता है कंपैरेटिवली उसके कि आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया जो कि हैफेजार्ड है या उसको हाईलाइट नहीं कर रखा है, अंडरलाइन नहीं कर रखा है, कोई मैप से नहीं समझा रखा है। क्योंकि एग्जामिनर को तो ये देखना है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, आपको कितनी क्लैरिटी है जिस क्वेश्चन को पूछा गया उसके बारे में। तो रैंडमली वैसा नहीं लिखना है जैसे कॉलेज में बहुत बार करते हैं कि स्केल से नापेंगे कि कितना लंबा आंसर लिखा है तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो मतलब सिर्फ अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, आपके इन्विजिलेटर को भी अच्छे से समझ आना चाहिए आपका, और उसके पास ऑब्वियसली समय का अभाव होता है तो उसको पहली नज़र में ही दिख जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैंडिडेट ने लिखे हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है जो। ठीक है, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे आपके हिसाब से प्रिपरेशन के? पूरी प्रिपरेशन के पूरी प्रिपरेशन का सबसे पहले तो डू पे आते हैं। हाँ। तो सबसे पहले डू ये है कि आपको एक अच्छा सा अपना प्लान बनाना है, डेली प्लान और मंथली प्लान और पूरा साल का प्लान। जिस दिन आप बैठे कि आपको तैयारी करनी है, आपने डिसाइड कर लिया, देखिए आपके पास कितना समय है, कितना सिलेबस है, उसको डिवाइड कर दीजिए मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिलेबस को बिल्कुल गांठ बांध के सामने लगा के रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डू है कि आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। तीसरा, आपका डेली का प्लान बना होना चाहिए, डेली इन द सेंस कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत चीज़ें करनी होती हैं पूरे दिन में, सोना भी है, खाना भी है, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो किस समय में आप कितना पढ़ेंगे, और बहुत बच्चे उसको रिव्यू भी करते हैं डेली कि मैंने आज कितना पढ़ा। चौथा, आपको डू में है बहुत सारा रिविजन्स, रिवाइज। लोग 10-10 रिविज़न करते हैं, 10 रिविज़न नहीं कर सकते तो 4 रिविज़न तो करिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू में एक और है कि मॉक टेस्ट, तो 20 से 25 मॉक टेस्ट बच्चे देते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, इतना सारा, और उसको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में देना चाहिए। आप अपना कमरा वमरा बंद करिए, 3 टाइमर लगाइए और टाइमर के हिसाब से करिए और फिर उसको एनालाइज करके वापस पढ़िए। और मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। डू एक बहुत और छोटी सी बात है कि आपका जिस दिन जाना हो उससे पहले अपने कागज़ संभाल के रखने हैं, उसके बाद में आपको अपना शेड्यूल ठीक करना है। बहुत बच्चे रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो दिन में ही देना पड़ेगा ना। तो शेड्यूल ठीक करना है, ट्रांसपोर्ट बुक करके रखना है। स्पेशली अगर आप हब में रह रहे हैं, राजेंद्र नगर, करोल बाग में, वहाँ प्रीलिम्स वाले दिन आपको ऑटो टैक्सी कुछ नहीं मिलता है, तो पहले से एडवांस में बुक करके रखना चाहिए। ये तो है डू। डोंट्स में है कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पहले मैं बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ना मतलब आप डूब गए। एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है, वो एक बहुत गड़बड़ है कि हर कोई आपको गाइड किए जा रहा है, आके बता रहा है। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है, हर कोई गाइड करने की कोशिश करता है, अपना ज्ञान देने की कोशिश करता है, वो नहीं करिए। बहुत फ्रेंड्स नहीं रखिए, और एक डिसिप्लिन में तैयारी करनी होती है, उसको डिसिप्लिन के हिसाब से तैयारी करिए। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डू में ही आएगा कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, रात दिन लगे रहे और फिर बीमार हो गए, उतना ही समय खराब हो गया। तो डेली थोड़ा टाइम योगा या जॉगिंग या उसके लिए रखना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जितनी बातें बताई हैं और जिस तरीके से आपने बताया है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग क्रैक कर चुके हैं और जो लोग अभी भी प्रोसेस में हैं, मुझे सुन के थकान हो रही है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आप जितनी स्ट्रैटेजी बनाने में मेहनत इन्वेस्ट करते हैं, शायद उतने में बहुत सारे प्रोफेशंस में सारा काम हो जाता है। सो इट इज़ रियली कमेंडेबल। एंड आप जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रैक कर चुके हैं, हैट्स ऑफ टू यू। सर, एक ज़रूरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग ये मान के चलते हैं कि आप चलिए ठीक है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन एक प्लान बी लेके चलो, स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते रहो साथ में। क्या प्लान बी लेकर चलना सेंसिबल है या वो एक डिस्ट्रैक्शन ही है आपके लिए? देखिए, प्रैक्टिकल तो है कि प्लान बी कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है
तो आपको प्लान बी नहीं करना चाहिए। देखिए स्टेट्स बहुत लोग करते हैं कि स्टेट सर्विस साथ में दी, सेलेक्ट भी होते हैं। अंजलि शर्मा का एग्जांपल है जो बिहार सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुई, लेकिन उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ स्टेट स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे। तो वो फिर आपको और समय देना है। आपके पास कितना समय है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, उस हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि आप 3 साल दीजिए, लेकिन बाकी सब कुछ छोड़ के, स्टेट सर्विस छोड़ दीजिए, अपनी कॉर्पोरेट सर्विस छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ के 3 साल डूब के तैयारी करिए कम से कम। अगर नहीं होता है फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो थोड़ा ड्रैग होता है, अनलेस कि आप में वो जान बची है, आप में वो जुनून बचा है। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से किया है, सब कुछ छोड़ के किया है, तो आपका हो जाता है। तो उसमें आप प्लान बी के चक्कर में मत पड़िए। ओके। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपकी, अगर कोई बच्चा इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया है? नहीं, बहुत सारे बच्चे पहुंचेंगे इंटरव्यू स्टेज पे जो आपकी बात सुन रहे हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा जानकारी बिल्कुल नहीं भरें जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ज़्यादा। उसमें वो भी नहीं भरें जिस पे क्वेश्चन आ गया तो आप उस समय फंबल करें, नहीं बता पाएँ। लेकिन अपनी अचीवमेंट अच्छे से भरें, आपका जो रियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको अच्छे से भरें। और फिर जब तैयारी करेंगे, जब आपका मेंस क्लियर हो गया, सबसे पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए। उसमें से समझिए कि हर चीज़ पे 10-10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जो जवाब होंगे उससे निकल के 10-10 सवाल आएंगे। तो इसलिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दें। जो आपने थोड़ा बहुत किया है, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उसको नहीं भरें। जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट है, जो आपने रियली किया है, उतना ही जानकारी उसमें दीजिए ताकि अच्छे से उसको डिफेंड कर पाएँ। मतलब 2 अंग्रेजी के गाने सुनने के बाद आपको नहीं लिखना है कि आप म्यूजिक इंथुजियास्ट हैं और आप पॉप म्यूजिक और रॉक म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या थोड़ा फुटबॉल देख लिया तो बोला मैं बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ, तो फिर आप रोनाल्डो और मेसी के आगे तीसरा नाम नहीं आता है। यस। ओके सर, क्या अंग्रेजी वालों का अपर हैंड होता है यूपीएससी में? बिल्कुल नहीं होता है। किसने आपको बताया कि अपर हैंड मतलब लोगों को लगता है कि आप इजीली कर लोगे, सब्जेक्ट कवर करना इजी होता है। इंग्लिश हिंदी में यूपीएससी तो कोई फर्क नहीं करता है। आपको बेसिकली उस सब्जेक्ट, उस मीडियम में देना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपको लिखना भी है और इंटरव्यू में बहुत सारा कुछ बताना भी है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपने इंग्लिश मीडियम से दिया है, हिंदी मीडियम से दिया है, तमिल मीडियम से दिया है, किसी भी मीडियम से आप पेपर दें, उसमें कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं है, किसी का अपर हैंड नहीं है। अच्छा, और उसी के साथ जो आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं और जो आईसीएसई और सीबीएसई है, उसमें लगता है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स तो सिर्फ सीबीएसई में चलती है, आईसीएसई वाले बेचारों को फिर पढ़ना पड़ेगा 6th वाली बुक। देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी बोर्ड से दिया हो। लेकिन कुछ बोर्ड की किताबें, कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जो लोगों ने, बच्चों ने मेरे को बताया। जैसे तमिलनाडु बोर्ड की एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे बहुत अच्छी बुक है। तो हो सकता है उन्होंने, जो उनको तो एडिड एडवांटेज है कि उन्होंने अपने बोर्ड की भी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें से पहले से जानकारी है, और एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो दूसरे बोर्ड वाले हैं उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर उनका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, उनको तो एक तरह का एडवांटेज ही है। और वैसे ही जो बैकग्राउंड की बात की जाए, क्या साइंस वालों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है? क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो कोई राब्ता ही नहीं होता, कभी पढ़ा ही नहीं होता हम लोगों ने। नहीं, देखिए साइंस वालों के लिए कुछ आसान नहीं है। बहुत सारे, मैक्सिमम आप देखेंगे आईआईटी के इंजीनियर्स जो हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके तैयारी करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई एडवांटेज हो, बल्कि मैं मानता हूँ कि आर्ट्स वालों को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, वो पढ़ा होता है और स्कोरिंग होता है। तो उनका तो एक अपर हैंड होगा आर्ट्स वालों का, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, और क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ बोरिया बिस्तरा बांध के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कमरा बुक करा लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई, कहा जाता है ना कि ये तो मक्का है, यहाँ आ जाओ। नहीं, लेकिन वहाँ मुश्किलें बहुत हैं। आप देखेंगे जाके कमरे कितने बड़े होते हैं। कमरा वहाँ पे होता है 6 फुट या 8 फुट का, 8 फुट बाय 5 फुट, जिसमें कि एक बेड आता है बस। कोई रोशनी नहीं होती है ज़्यादातर कमरों में, बिल्कुल रोशनदान नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, टिफ़िन से खाना गंदा मिलता है, फ्रिज में आपने कुछ रख दिया तो चोरी हो जाता है, फ्लैटमेट से झगड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आपके घर में सही माहौल है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको अपने घर से ही पढ़ना चाहिए।
अगर आप अच्छी लाइब्रेरी आपके आसपास है तो सुबह निकल जाइए और रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो चाहे ये देखो, इंटरनेट ने ये भी एक फ़ायदा करा दिया है, क्योंकि जानकारी सब जगह है। तो इवन रिमोट में जो बच्चे बैठे हैं, कश्मीर में बैठा है या वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, सिक्किम में बच्ची बैठी हुई है, वो भी एट पार है रिसोर्सेज के मामले में। तो बिल्कुल राजेंद्र नगर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से आए हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो कम्यूट करने के लिए, क्योंकि पास में है, आपका समय ख़राब नहीं होता है, तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि सारे कोचिंग सेंटर तो वहीं है करोल बाग में, एक लाइन से लगे हुए हैं बिल्कुल मेट्रो लाइन के साथ साथ। तो उसका आपका समय बचत होती है अगर आप वहाँ चले जाते हैं। क्या दिल्ली में बेहतर मॉक इंटरव्यूज होते हैं बाकी सब जगह के कंपैरिजन में? डेफिनेटली मैं बोलता हूँ होते हैं, क्योंकि ये मेरे को इन्होंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने ही बताया, क्योंकि मेन कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे हैं। बहुत सारे पुराने सिविल सर्वेंट हैं जो इन कोचिंग सेंटर्स से एसोसिएटेड हैं, जो मॉक इंटरव्यू में स्पेशली जाते हैं। तो दिल्ली में मॉक इंटरव्यू बेटर होते हैं बाकी मुकाबले में। मतलब अगर मेंस निकल जाए हाँ, तो आप दिल्ली आने की सोच सकते हैं मॉक इंटरव्यूज। हाँ, वो हफ्ता 10 दिन, नॉट मोर देन अ वीक और 10 days, दैट इज सफिशिएंट। और अप्रोक्सीमेट कितने मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए? मैक्सिमम 4-5 से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। इतने में आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं या आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है। 4 से 5 मॉक इंटरव्यू काफ़ी है। अच्छा, जैसे जैसे हमारा समाज, सोसाइटी ये कैपिटलिस्ट होती जा रही है, एक समय था कि सिविल सर्वेंट बनना, एक तो ये होता था कि हमारी फैमिली अपलिफ्ट हो जाएगी। लोगों को लगता था कि बस अब हमारे परिवार के लिए यही एक बाकी है कि अगर हमने यूपीएससी निकाल लिया तो मेरे परिवार की आगे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। सही है। फिर उसके बाद आ गया कि रुतबा आ जाता है, नाम पैसा आ जाता है, गाड़ी वगैरह वगैरह, लोग सब कुछ देखते हैं। क्या लगता है आपको, समय जैसे जैसे चेंज होता गया है तो अब जो ये सारी चीज़ें थी कि हमें सर्वेंट, जो हम कहते हैं कि सिविल सर्वेंट है, वो अब वहाँ चीज़ें से हट के बाकी ये जो पर्क्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि यार पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, रुतबा होगा, गवर्नमेंट जॉब है, आसानी से शादी होगी, मोटा दहेज, जबकि दहेज लेना देना दोनों गलत है, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी। नहीं, देखिए, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपका पर्पस ये है कि आपको रुतबा चाहिए, आपको मोटा पैसा चाहिए, पैसा तो बिल्कुल है नहीं इसमें, और अगर गाड़ी का डिस्ट्रैक्शन है, केवल उससे आप तैयारी कर रहे हैं, आप तो मेरे आप पैसे का मतलब समझ नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल तैयारी नहीं करें। मेरा एडवाइस यही है कि बिल्कुल तैयारी मत करो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपने बिजनेस में, खुद के में जा सकते हैं, और लोग जा भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको रियली में ग्राउंड पे काम करना है, रियली में जो लास्ट माइल पे सर्विस डिलीवरी करनी है, जो हमारे बिल्कुल गांव में या रिमोट एरिया में या शहर में भी लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनकी सेवा करनी है, तब आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि उनकी लाइफ में आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल, आप तो यहीं रहते हैं दिल्ली नोएडा में, अगर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसमें कोई ऑफिसर ठीक से झाड़ू लगवा दे, ठीक से कूड़ा उठवा दे, थोड़ा पार्क्स की मेंटेनेंस करा दे, तो कितना बड़ा चेंज आपको लगेगा। तो उतना छोटी छोटी चीज़ों में करके हम लोग बड़ा बड़ा चेंज, बड़ा बड़ा सेटिस्फेक्शन ला सकते हैं। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि जो लोग मनी माइंडेड हैं, या जिनको चाहिए कि बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होना चाहिए, विदेश में घूमना है, वो या तो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या कॉर्पोरेट में जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इस सिचुएशन से आए हैं जहाँ उन्होंने देखा है कि अभाव रहा है, सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, तो ऐसे बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं। उन्हीं में वो जुनून आता है, बाकी केवल पैसे वाला जुनून तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। कहा जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस? देखिए, पावर को तो आप भूल ही जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिए। मैं ये कहूँगा, पावर तो इसलिए है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है वो पूरी हो पाए, इसलिए पावर दी गई है। कि डीएम है, डीएम को पावर है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स उसको रिपोर्ट करते हैं, तो इसलिए दी गई है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो पाए, आपस में सामंजस्य बना रहे। तो इसलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बच्चों को याद रखनी चाहिए कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। फ्रॉम डे 1 टू रिटायरमेंट, हर जो आपको पोस्ट मिलेगी उसमें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत चैलेंजिंग है। जितनी आप मेहनत अब सोच रहे हैं कि स्केलिंग माउंट यूपीएससी में है, उससे ज़्यादा मेहनत नौकरी में आने के बाद है। उसमें
आप ऑफिसर रात रात भर काम करते हैं, इलेक्शन में 2-2 दिन सोते नहीं हैं, या दूसरा कोई चीज़ें होती है उसमें घर नहीं जा पाते हैं। आईपीएस ऑफिसर कितनी बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि 10-10 दिन घर नहीं गए। रात दिन काम करना होता है। तो अगर आप में ये दम है कि आप रात दिन काम कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना मुश्किल और सिलेबस इतना लंबा है, क्योंकि वो आपका एंड्योरेंस टेस्ट करता है, और वो एंड्योरेंस की ही बाद में सिविल सर्वेंट्स को ज़रूरत है कि उनको पूरे चैलेंज लेने हैं, उनको इतना अलग अलग फील्ड में काम करना है, उनको घंटों बैठना है, फाइल वर्क भी करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सर, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल सर्विस में होते हुए हाँ। आपके हिसाब से आईएएस बनना ज़्यादा मुश्किल है या आईएएस बने रहना ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, मैं अभी भी कहूँगा कि बनना ज़्यादा मुश्किल है। बने रहना तो, क्योंकि जो बन जाता है उसमें वो सारी क्वालिटी होती है। यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत साइंटिफिक है, तो जिनमें वो क्वालिटी होती हैं जो कि आईएएस बने रहने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो एक बार आप बन गए तो आप बने रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। ज़्यादातर लोग अच्छा काम करते हैं और रात दिन करते हैं। अच्छा, लोगों को ये जो पर्क्स नज़र आते हैं, आपने बताया कि ये पर्क्स तो हैं लेकिन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2-2 दिन सोते नहीं है, हेक्टिक वर्क शेड्यूल होता है। तो कितना हेक्टिक होता है? क्योंकि हमारे लिए तो हमने चलो हमने देखा कि इधर रैली चलिए, वहाँ जाना है, उधर भगदड़ होगी, उधर जाना है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू मैनेज ऑल ऑफ इट? नहीं, मैं कहूँगा जो पर्क्स है ना, ज़्यादातर जो भी पर्क हैं, चाहे घर मिला है, तो वो फैमिली ही ज़्यादा एंजॉय कर पाती है। ऑफिसर तो बेचारा रात दिन काम में ही लगा रहता है। तो मेरा शेड्यूल देख लीजिए, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ और रात को 9 बजे ही घर आता हूँ। फिर कई बार तो ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसमें आपके साथ फाइलें वापस आती हैं ऑफिस से, आपको रात में बैठ के फाइलें करनी हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग है। और लेकिन इतना भी ये भी है कि थोड़ा आपके कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। आप रियल में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, रियल में कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, रियल में आपको वो सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपने अच्छा काम किया एंड ऑफ द डे, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जो रियल में हार्ड वर्किंग ऑफिसर हैं वो 12 से 13 घंटे काम करते ही करते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है मेरे को 30 साल में जिस दिन मैंने आके शाम को 6 बजे घर पे चाय पी लियो। तो सर, ये झूठ है ना, ये जो माँ बाप हम लोगों को बचपन से बता रहे हैं कि 10th पास कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है, 12th पास कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है, ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश। ऐश नहीं है। आईएएस बनने के बाद भी ऐश नहीं है। आईएएस बनने के बाद भी ऐश नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो आप लोगों की ट्रेनिंग होती है उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान इतना चेंज हो जाता है? अब बताइए, 24-25 साल का कोई लड़का है, उसे डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, उससे एज में कई ज़्यादा बड़े लोग हैं जो उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें मैनेज कर रहे हैं बिना उनका ईगो हर्ट किए, क्योंकि आप उनसे छोटे हैं और आप नए नए आए हैं, आप उनका ईगो नहीं हर्ट कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करना है, अच्छे से काम करना है। तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी किस तरीके से होती है? मसूरी में क्या बदल जाता है? देखिए, मसूरी में बहुत कुछ नहीं बदलता। एक तो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे आ गए हैं, आपने वो पूरा इतना कंपटीशन बड़ा जीत लिया है, आपको लगता है कि 12 लाख लोगों में से आप टॉप में आ गए, तो आप में वो दम है और आप बाकी लोग से बेटर हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा, थोड़ा एक्सपोजर मिलता है मसूरी में कि आपको सीनियर ऑफिसर्स आके बताते हैं कि कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैंडल की, कैसे जॉब में क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, कैसे बेटर हो सकता है। तो ट्रेनिंग कोई बहुत ज़्यादा क्लासरूम ओरिएंटेड रटने का है या लिखने का पढ़ने का ओरिएंटेड नहीं होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयरिंग बेस्ड होता है। तो उससे आपको वो जानकारी रहती है, लेकिन असली चीज़ आप सीखते हैं फील्ड में जाके। इसीलिए आईएएस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, आईपीएस का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फील्ड ट्रेनिंग 1 साल का। जब आप फील्ड में जाते हैं, कलेक्टर के नीचे काम करते हैं, शुरू में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम सीखते हैं, फिर थोड़े थोड़े समय के लिए आपको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जाता है, और कहते हैं कि प्रोबेशनर में थोड़ी गलती भी हो जाती है तो लोग माफ़ कर देते हैं। प्रोबेशनर मतलब अंडर ट्रेनिंग, तो लोग को लगता है। तो उस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, चाहे आप तहसीलदार बने, पटवारी का भी या लेखपाल का भी चार्ज मिला या बीडीओ का चार्ज मिला, तो ऑन द जॉब आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ऑब्वियसली ईगोज़ हैं, वो आती हैं, कई लोग ट्रबल में भी आते हैं, कई अनप्लेजेंट सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से सीख जाते हैं।
अच्छा, क्योंकि हमारे वहाँ सिविल सर्वेंट बनने के लिए इतनी सारी पढ़ाई है, नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि इतनी इतनी साल बच्चा मेहनत करता है, उसके बाद वो सिविल सर्वेंट बनता है और उसके बाद नेता के नीचे काम करता है। तो सर फ्री हैंड कितना होता नहीं, है? देखिए, नेता के लिए बहुत मेहनत चाहिए, हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतने सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। डेमोक्रेसी है। अब आप ले लीजिए, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, उनको कितने लाखों लोगों के बीच से चुन के आना है, तो कितना वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना कन्विंस करते हैं। और तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ पीपल होती है, वॉइस ऑफ पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो जो बात बोल रहे हैं वो डेफिनेटली जो पब्लिक चाह रही है वो बोल रहे हैं। पब्लिक ने इसलिए चुन के भेजा है कि हमारी बात हम तो जाके नहीं बोल सकते, हमारा नेता जाके बोलेंगे कि लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ पे भी असेंबली में, कि हमको क्या तकलीफ़ है, हम क्या पॉलिसी बनाना चाहते हैं, हम क्या काम करवाना चाहते हैं। तो अगर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो अपना जेन्युइन कोई डिमांड कर रहे हैं, जेन्युइनली वो कुछ काम कराना चाहते हैं, जेन्युइनली कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा फील्ड का एक्सपीरियंस लाते हैं, पब्लिक की डिमांड को लेके आते हैं। और कभी होता है अनरीजनेबल डिमांड होती है तो बहुत बार मना हो जाता है, बहुत बार आपका उस कारण से ट्रांसफ़र भी हो जाता है। कोई बात नहीं, पर ट्रांसफ़र तो कोई पनिशमेंट नहीं है, आपकी सैलरी चेंज नहीं होती, आपके पर्क्स चेंज नहीं होते, आपका स्टेटस चेंज नहीं होता, नई जगह घूमने को मिलता है। नई जगह घूमने को मिलती है। तो मैं उसको उसी स्पिरिट में लेता हूँ। ठीक है, एक रैपिड फायर करेंगे और उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। आपके हिसाब से लक और हार्डवर्क का क्या रेशियो होता है जब कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है? तो 80-20, हार्डवर्क इज़ 80, लक इज़ 20। ओके, मोस्ट ओवररेटेड यूपीएससी एडवाइस आपके हिसाब से? मोस्ट ओवररेटेड है स्मार्ट प्रिपरेशन, जो लोग बोलते हैं ना कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, अगर आप आईएएस नहीं होते तो अगर कोई और प्रोफेशन आपको चूज करना होता तो आप क्या होते? मैं प्रोफेसर। मतलब बच्चों को यूपीएससी पढ़ा रहे होते? नहीं, एकेडमिक प्रोफेसर। एकेडमिक, ओके। यूपीएससी से रिलेटेड एक मिथ जो अब एस्पिरेंट्स को बिलीव करना बंद कर देना चाहिए। मिथ तो यही है कि बिना काम हार्ड वर्क किए भी कर सकते हैं। ओके, हाँ। नोट्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए या फिर रिविजन पर? दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, देखिए, लेकिन नोट्स अगर आप, आजकल तो बहुत नोट्स आते हैं बने बनाए भी, कुछ बुक्स भी बिल्कुल नोट फॉर्म में होती हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल्फ स्टडी या गाइड्स और कोचिंग? सेल्फ स्टडी। ओके, आपको क्या मोटिवेटेड रखता है 30 इयर्स इनटू द सर्विस? मेरे को मोटिवेटेड रखता है कि दैट लक पार्ट, क्योंकि जो काम कर रहे थे, जितना हार्ड वर्क कर रहे थे, वो लगभग हजारों लोग उतना ही हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन मैं आज इस पोजीशन में हूँ तो वो जो 20% लक के कारण हूँ, सो आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, व्हाट इज द मोस्ट नॉन आईएएस टाइप ऑफ थिंग अबाउट यू? मैं अभी भी पढ़ता हूँ। ओके, अगर आपको यूपीएससी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी किया है, माउंटेन। वन थिंग यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ माय वर्क। ओके, एनीथिंग यू वांट टू से टू द एस्पिरेंट्स? ऑलरेडी आपने इतना सब कुछ बताया, बट इफ यू वांट टू समराइज इट? नहीं, मेरा हमेशा, मैं कहता हूँ कि कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, जो मैं डॉक्टर हूँ इनिशियल एजुकेशन से, तो सक्सेस का कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है कि बड़ा सारा सपना देखो, उस सपने को अचीव करने के लिए अच्छी प्लानिंग करो, डेली उसके बारे में सोचते रहो, उसके टुवर्ड्स काम करते रहो, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग ऑल दीज डिटेल्स विद मी एंड विद आवर व्यूअर्स। भाई, जितने लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, सबसे पहले तो भाई मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई के लिए इतना सारा प्रिपरेशन, इतनी सारी स्ट्रैटेजी अगर मैंने लगाई होती तो भगवान जाने मैं कौन से प्लैनेट पर होती। सो कूडोज टू यू। अगर आप अभी भी इस असमंजस में हैं कि आपको यूपीएससी करना है नहीं करना है, डू रीड दिस बुक स्केलिंग माउंट यूपीएससी। 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में है, जो लैंग्वेज आपको पसंद है उसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है। हो सकता है कि आपको जो आपके मन में एक द्वंद्व है कि करें नहीं करें, वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूपीएससी करना है या नहीं करना है। उसके अलावा अगर उससे रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जो इस पॉडकास्ट में आंसर नहीं हो पाए, वो आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। और जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि इस पॉडकास्ट को सिर्फ देखना नहीं है, इसको शेयर करना है अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के घर वालों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ,
हो सकता है इसके क्लिप्स आप निकाल के उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पूरा पॉडकास्ट मत दीजिएगा, बेचारों को पढ़ना लिखना भी होता है। और उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये एक कंप्लीट एफर्ट होता है जो सब लोग साथ में लगाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, पढ़ता एक है, ऐश सब करते हैं, तो उसकी एक पढ़ाई के लिए आपको भी उनके साथ खड़े होना है। तो डू शेयर दिस पॉडकास्ट विद एवरीवन यू नो। और अगर अभी तक आपने हाई बाय निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। इसकी पॉडकास्ट में सिर्फ इतना। वील मीट सुपर सून इन अ न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।